हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब सही है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? तो चल ही रहा होगा, है ना? कौन सा बड़ा नहीं चल रहा होगा? मेरा नहीं चल रहा है, तुम लोग का तो चल ही रहा होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा लोड नहीं है। अगर नहीं चल रहा है तो भी लोड नहीं है, हम लोड लेके क्या ही कर लेंगे। मेरा पता है क्या कहना है कि अगर तुम दुखी हो तब भी तुम दुख नहीं हो, जब तुम खुश हो तब तुम दुख नहीं होगे, लेकिन जब तुम दुखी हो तब भी तुम दुखी नहीं हो, क्योंकि टेंशन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। काम करो, अपना काम करते रहो, अपनी चीजें करते रहो, ग्रोथ अपने आप मिलेगी, है ना? अपना टाइम पे जो जो काम है उसको करते रहो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी चीजें हो रही हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेंगी। तो इसीलिए अपना जो प्राइमरी काम है वो करते रहो। प्राइमरी काम क्या है? पढ़ाई, है ना? तो हम आ गए हैं आज आपके लिए बायो की सीरीज लेकर के। बायो के लिए मैं बोल रही थी कब से कि बायो आएगा 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 आएगा, और बायो आ गया। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे सारा बायो के ऊपर, है ना? बायो में जितना भी मतलब एसआई ओरिएंटेड और एडी ओरिएंटेड जो भी होंगी वो सारा हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये आज का जो क्वेश्चन होगा वो सेल पे होगा। सबसे पहले तो हम सेल से शुरू करने वाले हैं। तो सेल पे होगा कोशिका यानी जीवन की इकाई, यानी कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज का ना एक शुरुआत होता है, एक कण से ही कोई भी चीज बड़ा होता है। एक बच्चा भी एक छोटा सा, पहले एक इतना छोटा सा एक स्पर्म होता है ना? एक सेल होता है, वो भी एक सेल, तभी वो एक बड़ा बच्चा बन रहा है। एक कोई पौधा भी ना छोटा सा पहले बीज होता है, तब जाकर के वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो शुरुआत ना कण से ही होती है, छोटी चीजों से ही, छोटे से ही होती है। हम भी अभी ये कर रहे हैं, क्या पता बाद में कुछ और बड़ा करने लग जाए। हु नोज, हाँ, हु नोज। तो जस्ट हम वही चीजें आज पढ़ने वाले हैं। हम आज कण की बातें करने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले तो फ्री लिविंग सेल के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे फ्री लिविंग सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द कि यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ दोनों ही कहेंगे हम सेल को। सेल के बारे में मैंने बताया कि जैसे एक सेल है, सेल से ही क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स। फिर क्या बनता है? बॉडी, है ना? तो ये सेल के बारे में हो गया। और सेल में डिविजन्स भी होते हैं, है ना? उसके भी कई प्रकार होते हैं। सेल रीग्रो भी करता है, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर कोई सेल डेड हो रहा है तो फिर से सेल वहां पे रीग्रो करेगा, तभी तो हम जिंदा रहेंगे ना। डेड सेल्स भी होते हैं, लिविंग सेल्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें काफी सारे इसके प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे ना वैसे वैसे हमें समझ में आएगा, है ना? वैसे वैसे हमें सारा चीज समझ में आएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि पहली बार मुक्त जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या पुरकिंजी ने? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी सेल की 1665 में, है ना? सेल की खोज की थी, सेल का डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो आई थिंक न्यूक्लियस के लिए जाने जाते हैं, न्यूक्लियस के लिए जाने जाते हैं। पुरकिंजी के बारे में मैं जहां तक जानती हूँ वो प्रोटोप्लाज्म के लिए जाने जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म, है ना? प्रोटोप्लाज्म के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे बचे कौन? एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है? तो कौन हो जाएंगे? लीeuwenhoek डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन पॉन्ड, है ना? इन पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड कॉर्क सेल्स। तो कहने का मतलब क्या है? जो लिविंग सेल्स की रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी तो करा 1665 में, बट डेड कॉर्क सेल्स का डिस्कवर करा। जो लीeuwenhoek थे उन्होंने लिविंग सेल्स का डिस्कवरी करा है ना? जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ।
देख लो हिंदी में भी कि ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क कोशिकाओं की खोज की थी, है ना। रॉबर्ट ने मृत मृत मतलब डेड। चलो, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहेंगे हम? किस कोशिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरटस, फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वर्क करता है। और राइबोसोम्स का रिलेशन जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और बात करें हम गोल्गी अपैरटस की, तो ये वर्क फॉर स्टोरेज मोस्टली। ओके। न्यूक्लियस की बात करें तो ये तो सेंटर है, मतलब सेंटर वर्क कर रहा है ये। तो पावर हाउस का काम कौन कर रहा है? पावर हाउस का काम कर रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये जो है आपको एनर्जी दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पाद करते हैं। ओके, ठीक है। ये देखो, द सेल थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शेल्डन एंड श्वान, वॉटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड मॉर्गन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को तो हम ऐसे ही कट कर देंगे, है ना। वॉटसन और क्रिक आई थिंक डीएनए के लिए जाने जाते हैं, है ना। मेंडल और मॉर्गन तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर, वो सारी चीजें से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए ना, शेल्डन एंड श्वान। यस, एमजे शेल्डन एंड क्या नाम है, थियोडोर श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी इन 1838 और 39। हो सकता है ईयर पूछ दे, क्योंकि पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, तो देख लेना, है ना। क्या हो जाएगा? 1839, 38 और 39। Which of the following is present in a plant cell but absent in animal cell? ये क्वेश्चन सही है। इसमें आप देखो कि निम्नलिखित में से क्या पादप कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब एब्सेंट होता है, मतलब उसकी एब्सेंस होती है। तो यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा एक में नहीं होता है। क्या हो जाएगा? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? जल्दी बताओ। सोचो, मतलब बताओगे क्या? लाइव क्लास थोड़ी ले रही हूँ। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, क्या हो गया है भाई? और मुझे ना मैसेजेस आ रहे हैं फालतू के, और ये भी मुझे अजीब ही लगने लग गया है आजकल। ये बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ में आया आंसर, इसका नहीं समझ में आया तो तुम पागल हो। क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा हुआ है जो सेल वॉल है वो हमेशा प्लांट सेल में ही मिलता है ना। क्या उसकी कभी देखा है एनिमल सेल में सेल वॉल का? हमारा बॉडी भी फिर प्लांट के जैसे होता है ना। हमारे सेल्स का जो आउटर कवरिंग होता है, बाहरी परत जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, या तो हम इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये सेल वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, हाँ, ये आपको याद रखना है कि किस चीज का बना हुआ है, तो सेल्यूलोज का बना हुआ है। फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट विच एनिमल सेल लैक, यानी कि पादप कोशिका में संरचनात्मक सहायता के लिए सेल्यूलोज से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस?
तो मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बता रही थी उसमें मैंने इसका आंसर बता रखा हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका जिम्मेदार है? कौन सा कोशिका जिम्मेदार है? लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? विच वन? देखो, लाइसोसोम के लिए हमें पता है कि उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो वो तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल्स का आपको पता है कि वैक्यूल इज जस्ट फॉर लाइक अ गैप, है ना? तो क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। Ribosomes are the sites where amino acids are assembled into proteins, है ना? राइबोसोम वे स्थान है जहां अमीनो एसिड का प्रोटीन में जोड़ा जाता है। Which organelle is known as the suicidal bag of the cell? लाइसोसोम। आगे बढ़ो, ये सब पढ़ने वाली चीज नहीं है ना? आत्मघाती थैली किसको कहेंगे? तो लाइसोसोम को कहेंगे। एक बार इसका देख लो, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वे फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, है ना? लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इफ द सेल इज डैमेज हो जाता है, दे बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो वो क्या हो जाते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं और अपने ही सेल्स को पचा जाते हैं, खा जाते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, कंट्रोल सेंटर की बात की जा रही है। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? जो मेन होगा, है ना? जो मेन होगा। कोई ग्रुप होता है, ग्रुप में सेंटर में किसको खड़ा किया जाता है? जो पूरे ग्रुप को समझाता है ना? करेक्ट। जो पूरे ग्रुप को क्या करता है? समझाता है, तभी तो वो सेंटर में है ना। तो वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है पूरे ग्रुप को। तो सेंटर में कौन रहता है सेल में? मोस्टली, मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं, न्यूक्लियस। इसलिए इसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक। द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स, और इसी में है आपका जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, and coordinates cell activities like growth and reproduction। यानी कि जो ग्रोथ होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा, उसको भी कौन देखेगा? न्यूक्लियस देखेगा। करेक्ट। केंद्रक में अनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है और यह कोशिका की गतिविधियों जैसे वृद्धि और प्रजनन का समन्वय करता है। Which organelle is involved in the formation of lysosome? है ना? Which ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिका शामिल है? गोल्जी एपैटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब बढ़िया नहीं, मॉडरेट है। देखो और सोचो। एसबीआई वाले अजीब अजीब सी मैसेजेस करते रहते हैं भाई। क्या हो जाएगा? गोल्जी एपैटर्स। गोल्जी एपैटर्स पैकेजेस एंजाइम्स इनटू वेसिकल्स दैट बिकम्स लाइसोसोम्स। यानी कि गोल्जी उपकरण एंजाइमों को पुटिकाओं यानी वेसिकल्स में पैक करता है जो लाइसोसोम बन जाते हैं। ठीक है, चलो। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए ओनली। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। ठीक है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए wrapped around proteins called हिस्टोन्स। ठीक है, उसी को हम हिस्टोन्स कहते हैं, विच इज प्रोटीन। यानी गुणसूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर लिपटे डीएनए से बने होते हैं।
प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या लिपिड? किसकी बात की जा रही है? सेल वॉल की। हमने अभी देखा था, आई थिंक हमने अभी जस्ट प्लांट सेल में सेल वॉल का पढ़ा था, हमने देखा था वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो किस चीज का बना हुआ होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल वॉल। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ द सेल किसको कहेंगे? किस कोशिका को कोशिका का रसोईया घर कहा जाएगा? रसोई घर कहा जाएगा, खाना बनेगा वहां पे सेल का। कौन सा? वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस जैसी चीजों से या फिर क्लोरोफिल जैसी चीजों से क्या रिलेशन किसका है? इसमें से किसका रिलेशन लग रहा है? क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट का लग रहा है। क्लोरोप्लास्ट आर वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स प्रोड्यूसिंग फूड, यानी कि ग्लूकोज फॉर द प्लांट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है जो पौधों के लिए भोजन ग्लूकोज बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स ओनली, सेल्यूलोज ओनली, या प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। अभी तो हमने सेल वॉल का पढ़ा था ना, सेल वॉल किसका बना हुआ होता था? सेल्यूलोज का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में अवेलेबल होता है? एनिमल सेल में, नॉट, नहीं, हाँ एनिमल सेल में है ना, प्लांट सेल्स में भी, बट एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। तो ये किस चीज का बना होता है? तो ये लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। इट इज फोस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड विद प्रोटीन, यानी कि यह एम्बेडेड प्रोटीन के साथ एक फॉस्फोलिपिड द्विक परत होता है, यानी बाइलेयर होता है। यानी आपको याद रखना है लिपिड और एंड प्रोटीन। A cell placed in hypotonic solution will, ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारी पीवाईक्यूज में भी है, ये आज आप समझ भी लेना। अल्प परासारी विलयन में रखी गई कोशिका, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया जाए, सेल क्या करेगा? सिकुड़ जाएगा, फूल जाएगा, या एक ही जैसा रहेगा, या फट जाएगा? क्या होगा? चलो यहां से एक चीज याद रखना, यहाँ पे हाइपोटोनिक है ना, तो इससे आप याद रखना कि ऐसा कुछ रहना टोन करके, ऐसा टोनिक, तो स्वेलिंग होती है उसमें, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। ये मतलब एक वो है तरीका, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहीं, मैं वो मेरा तरीका है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर्स द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसफर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, है ना। ऑस्मोसिस काउजिंग इट टू स्वेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ईयर हैज अटैच्ड टू इट्स सरफेस। बताओ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी बताया था, क्या बताया था कि राइबोसोम्स का रिलेशन किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो कौन वाले? स्मूथ या रफ वाले? रफ वाले। जैसे कि ये क्या है?
ये समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसा ही होता है बेसिकली, गलत नहीं बनाया मैंने, ठीक है। और इस पे ना कुछ ऐसे ऐसे बने होंगे, ये हो गया हमारा रफ वाला, क्या हो गया ये हो गया हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है वो ऐसे ही होगा बस, स्मूथ, कुछ नहीं है इस पे, तो ये हो जाता है हमारा स्मूथ वाला SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो रफ वाला है, तो इस पे जो ये अटैच्ड है, ये बाइंडेड जो है, ये क्या है, तो ये राइबोसोम्स है, क्या है, राइबोसोम्स। Ribosomes give RER its rough appearance and are involved in protein making, यानी कि राइबोसोम्स RER को उसका खुरदरा रूप देते हैं और प्रोटीन बनाने में शामिल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ, हमने रफ का पढ़ा, अब हम स्मूथ का भी पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, यानी चिकनी अंतद्रव्य जालिका SER किसके संश्लेषण में मदद करती है, सिंथेसिस में, किसके सिंथेसिस में मदद करती है, क्या है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या DNA। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड का, लिपिड का। RER का किसका, RER का क्या काम था, RER का काम था प्रोटीन, इसको सिंथेसिस करना। और ACR का क्या काम है, ACR का काम है लिपिड, इसको सिंथेसिस करना, यानी कि संश्लेषण, ठीक है, लिपिड हो जाएगा। ACR is responsible for synthesizing lipid and detoxifying drugs और poisons, यानी कि ACR लिपिड के संश्लेषण और दवाओं, जहरों को विषमुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। Which organelle contains in its own DNA and ribosomes, किस कोशिकांग में अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है, स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी क्या है यार, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल, यानी रसधानी, अच्छा इसको रसधानी कहते हैं, यू नो। विच ऑर्गेनल कंटेन इट्स ओन DNA, अरे बताओ, ऑर्गेनल्स तो बहुत सारे हैं, कोई ऐसा एक ऑर्गेनल जिसका खुद का DNA हो, है ना, खुद का DNA हो, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जाओ, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ATP के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का DNA रखे हुए है, इससे पंगा मत लो, बाकी ऑर्गेनल्स के लिए है कि इससे पंगा मत लो। Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelle with their own DNA. Chloroplast which also has their own DNA. Mitochondria भी उसके पास भी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने स्वयं के DNA के साथ अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं, यानी कि सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ पता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि जो खुद पे हर चीज के लिए डिपेंडेड हो खुद पे, और सेमी का मतलब क्या हुआ कि हम आधी चीजें के लिए खुद पे डिपेंडेंट है पर आधी चीजें के लिए हमें दूसरे की जरूरत है, तो वो सेमी हो गया, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड, DNA के कार्यात्मक खंडों को कहा जाता है, DNA के कार्यात्मक खंडों को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, जीन्स या क्रोमैटिन। The functional segments of DNA are called, DNA के कार्यात्मक खंडों को क्या कहा जाता है, कार्यात्मक खंड क्या होंगे, फंक्शनल सेगमेंट क्या होंगे DNA के, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, जीन्स या क्रोमैटिन। तो बहुत इजी है, जल्दी बताओ, मतलब सोचो। आप क्या सोच रहे होगे, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन मटेरियल तो क्रोमोसोम से रिलेटेड हो गया ना, जीन्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीन्स, कुछ इस टाइप से होता है ना।
इस टाइप से डीएनए जो है आपका होता है, जो कि डबल रिंग्स का होता है और ये इसके बीच में कुछ ऐसे होता है, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको लिखा होगा एडेनाइन, फिर इधर थाइमीन, इस तरीके से लिखा होगा आपको सारे सेगमेंट्स। तो ये सारे जीन्स होते हैं। चलो, जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी जो माँ पिता से जो बच्चे में आता है उसी को हम कहते हैं ना। एंड जिन माता पिता से संतानों में जाने वाली अनुवांशिकता की बुनियादी इकाइयां हैं, क्या है, इकाइयां हैं, जीन्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ डिफाइंड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? साइटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर रीजन का, या राइबोसोम का? प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ डिफाइंड व्हाट? डिफाइंड का बात कर रहा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको समझ में आएगा, कुछ जो चीजें बाद में आई, कुछ चीजें जो पहले आई थी उस हिसाब से डिफरेंस की गई हैं। तो आपको बताना है कि किस चीज की कमी थी प्रोकैरियोटिक में, क्या नहीं था उसमें। किसकी कॉल आ रही है? क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रीजन, यानी कि केंद्रक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? केंद्रक क्षेत्र, है ना। Prokaryotes do not have a nuclear membrane surrounding their genetic material, है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? प्रोकैरियोट्स में उनकी अनुवांशिक सामग्री के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। What is the main function of the vacuole in plant cells? पादप कोशिकाओं में रसधानी यानी वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल्स के कार्य के बारे में जानो, रसधानी के कार्यों के बारे में जानो। मेरा भाई कॉल कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको क्या चाहिए मेरे से। चलो बताओ, जो भी चाहिए बाद में मिलेगा। पादप कोशिकाओं में रसधानी वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड टर्जिडिटी, या डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और स्फीति, या फिर पाचन। क्या हो जाएगा? स्टोरेज एंड टर्जिडिटी, याद रखना वैक्यूल्स का काम है, रसधानी का काम है क्या? भंडारण और स्फीति, है ना। रसधानियां रस का संचय करती हैं और पादप कोशिकाओं को संरक्षणात्मक स्थिति प्रदान करती है। मतलब वैक्यूल्स स्टोर सैप एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल टर्जिडिटी टू प्लांट सेल्स। ओके। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है? बेसिकली ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है ना, किसका होगा? वाटर का होगा, सॉल्वेंट, है ना, वाटर का होगा। तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो अभी क्या होता है। परासरण एक चयनात्मक परागमय झिल्ली के माध्यम से पानी का प्रसार है। अब ये जो पूरा नाम है ना, ये पूरा नाम उसका हिंदी यही है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का ये पूरा नाम पढ़ो, चयनात्मक परागमय झिल्ली, ठीक है। Who coined the term प्रोटोप्लाज्म? अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता रखी हूँ, नहीं बताऊं क्या? क्या हो जाएगा? आगे बढ़ो। जेई पुरकिंजे कॉइंड द टर्म इन 1839। 38-39 में हमने और क्या पढ़ा था? सेल थियरी के बारे में आया था ना उसी टाइम पे। Which plastic is colorless and used for storing starch? कलरलेस है और स्टार्च को स्टोर करता है। ये सब पता होना चाहिए, कौन कौन सा कलर दे रहा है, नहीं तो कत्लेआम। बैटरी कम हो गई, क्या हो जाएगा? हाँ देखो, क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल, ग्रीन, ये सब चीज के लिए है बेसिकली।
क्रोमोप्लास्ट तो अलग ही हो गया, लाइसोसोम अलग ही हो गया, तो क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, है ना। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होते हैं जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय करते हैं। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर्स टू, क्रोमोप्लास्ट किसको कलर दे रहा है, याद रखो यहाँ पे बात हो रही है क्रोमोप्लास्ट की, ना कि क्लोरोप्लास्ट की, दोनों में अंतर है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स और फ्रूट्स के लिए, ठीक है। क्लोरो की बात हो तो वो लीव्स के लिए, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरेटिन, कैरेटिन कंटेन करता है क्रोमोप्लास्ट, जो प्रोवाइड करता है कलर दूसरे चीजों में, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर्स, है ना। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है यानी केंद्रक के अंदर के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या सीरम। बहुत आसान है, ऑप्शन ही बहुत आसान है क्वेश्चन से ज्यादा। न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म फाउंड विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। यानी कि केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली के भीतर पाया जाने वाला विशिष्ट जीव द्रव्य है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हु सेड दिस, हु सेड दिस, कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह किसने कहा था, रुडोल्फ वर्शो, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन या लेवेनहॉक। स्लाइडन कौन, किसने कहा था। इन सब के बारे में पढ़ लिए हो पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो बचा कौन, बचा कौन इनमें से, यही बचा ना, इसके बारे में तो नहीं पढ़ा था हमने। सबके बारे में हम आज पढ़ लिए हैं। क्या है, बोल नहीं रही मैं कुछ। वर्शो एक्सपेंडेड द सेल थियोरी बाय स्टेटिंग ओमिन्स सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब ये जो था ना, ये एक उसका नाम था उस एक्सपेरिमेंट का, और इसी से उसने बताया था प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या कह सकते हैं उसको हम, पूर्व स्थित कोशिकाओं, है ना, पूर्व स्थित कोशिका यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी कोशिका है, ऑस्ट्रिच एग, नर्व सेल, माइकोप्लाज्मा या आरबीसी। तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, यू नो दिस, है ना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोइंग लिविंग सेल्स, ओके। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तांत्रिक कोशिका। क्या हो जाएगा, तांत्रिक कोशिका। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, अब प्लाज्मोलाइसिस की बात की जा रही है, यानी पादप कोशिका में जीव द्रव्य द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, उसके बाद क्या है, स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, फिर क्या है, अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, कोशिका द्रव्य का फूलना या गैसों का प्रसार। किसकी बात हो रही है, प्लाज्मोलाइसिस की बात हो रही है, आपने सुना है इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, देखो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है
कि श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, है ना, साइटोप्लाज्म जो श्रिंक कर जाता है हाइपरटोनिक मीडियम में, बेसिकली सेल्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, स्वेल करते हैं, लेकिन जो श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सॉरी ये हाइपरटोनिक है, वो हाइपोटोनिक था ना, हाँ ये हाइपरटोनिक है, अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, दिस इज कॉल्ड क्या, प्लाज्मोलाइसिस। इट हैपेंस व्हेन अ प्लांट सेल loses water in a concentrated solution। अब कोई concentrated solution रहेगा तो उसमें क्या होगा, जो प्लांट सेल होगा वो वाटर को लूज करेगा, तो वो क्या कर जाएगा, श्रिंक करेगा, है ना। यह तब होता है जब एक पादप कोशिका संदृत घोल में पानी खो देती है ना, पानी को क्या करती है, खो देती है। हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है। द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज, एटीपी उत्पादन का स्थान, अभी हमने एटीपी पढ़ा था, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमें कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। Often called the powerhouse of the cell, they generate energy for the cell. ATP stands for, तो ATP का होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको क्या बोला जाता है, नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि इसी कोशिका को क्या बोलता है, ऊर्जा मुद्रा, यानी कि एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। हो गया खत्म, स्लाइड खत्म हो गई है, वरना हम आगे और कराते, कोई बात नहीं। आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिक्स वाले सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी हमारा अब जो आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का आएगा, और थोड़ा सा जो है हम अब ह्यूमन बॉडी पे और जो प्लांट किंगडम है उस पे क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, फिर आप देख लेना नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट्स कि आपको किस चैप्टर पे चाहिए वीडियो, और प्लीज़ मतलब बताओ ताकि हम उसके लिए आपके लिए बनाए कंटेंट और आपको ला करके दे, और आपको आसानी हो रिवीजन करने में, है ना। सो फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।